दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इस सेशन में हम चर्चा करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर, उन सभी क्षेत्रों पर जो बीते सप्ताह हमारे सामने आए हैं और उनको हम नक्शे में देख करके समझने की कोशिश करेंगे कि मानचित्र पर वे स्थान कहाँ पर लोकेट करते हैं, उससे जुड़े किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो कुछ अभ्यास प्रश्न बना करके हम उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर शुरू करेंगे पिछले सप्ताह आपको जो अभ्यास प्रश्न दिया गया था उससे। उसका कई लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन हम आज इस सेशन में इसका जवाब भी तलाशेंगे। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। शिखर दिए हुए हैं और यहाँ पर पर्वत दिए हुए हैं। इन शिखरों में आपको ये देखना है कि ये पर्वत उन्हीं शिखर पर हैं या नहीं है। जैसे यहाँ शिलोंग पीक, आगे गारो हिल्स, कामेत शिखर नेपाल हिमालय, दूनागिरी शिखर और यहाँ कुमाऊं हिमालय। आपको बताना है कौन सी युग्म सुमेलित है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है, सुमेलित पूछा है। ऐसा भी हो सकता था सुमेलित नहीं है पूछ देता, ठीक। क्योंकि सुमेलित है पूछा है। एक बार देखते हैं शिलोंग पीक कहाँ है। तो इस नक्शे में भारत के अंतर्गत आपको कई सारी पीक्स मिल जाएंगी, चोटियां मिल जाएंगी। तो अगर आप शिलोंग पीक देखेंगे तो यहाँ दिखाई देगी पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अंदर। अब खासी हिल्स यहाँ पर है जहां पर शिलोंग पीक आता है। खासी हिल्स के नजदीक है और जयंतिया इसके पूर्व में पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो गारो हिल्स वहां दिया हुआ है, तो गारो हिल्स यहाँ आएगा जिसका शिलोंग हिल्स से कोई भी संबंध नहीं है। तो ये वाला शिलोंग पीक गारो हिल्स आगे दिया हुआ है, ये गलत है, ठीक। उसके बाद है कामेत शिखर, आगे दिया हुआ है नेपाल हिमालय। तो देखें तो कामेत शिखर कहाँ है? ये उत्तराखंड के पास है, इस वाले एरिया में यहाँ है कामेत शिखर, ठीक है। अब आपको दिख जाएगा। अब इसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा दूनागिरी पीक, यानी दूनागिरी चोटी। दोनों को देख लें। यहाँ दिया हुआ है कामेत शिखर नेपाल हिमालय, ये भी गलत है। दूनागिरी शिखर कुमाऊं हिमालय, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन डी, केवल तीसरा ही यहाँ पर सुमेलित है, ठीक है। सेशन का पहला सवाल और पहली खबर। हाल ही में यूरोपीय संघ के एक सत्र के दौरान संघ के कई नेताओं ने रूस को आतंक प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने से मना कर दिया है। खबर ये आई। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन, 3 नाम दिए हैं। क्या पूछा गया है? उपर्युक्त में से कौन सा देश भूमध्य सागर और बिस्के की खाड़ी दोनों के साथ तट रेखा साझा करता है? और फिर आगे विकल्प दिए हैं। तो पहले हमें यह देखना है कि भूमध्य रेखा और बिस्के की खाड़ी है कहाँ। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पर, ये भूमध्य सागर का हिस्सा है मोटे तौर पर, ठीक। और बिस्के की खाड़ी कहाँ है? वो यहाँ पर है। अब इसके बाद देखिए फ्रांस और स्पेन और पुर्तगाल, 3 देशों की स्थिति। फ्रांस है यहाँ, इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो हम कह सकते हैं इंग्लिश चैनल के पास, यहाँ बिस्के की खाड़ी के पास इसका पश्चिमी हिस्सा, और इसका दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी हिस्सा भूमध्य सागर से लगता है। तो ये जो विकल्प में आएगा ये सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद पुर्तगाल और स्पेन दोनों को देखें तो पुर्तगाल यहाँ पर है, जो कि पूरी तरह से दोनों ही क्षेत्रों से बाहर है। जबकि अगर आप स्पेन को देखेंगे तो स्पेन के उत्तर में आपको बिस्के की खाड़ी और इसके पूर्वी या फिर दक्षिण पूर्वी तट पर आप देखेंगे तो भूमध्य सागर आपको मिल जाएगा, यानी ये भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक। ये वाला स्पेन आता है, पुर्तगाल नहीं आता। तो कौन से देश तटरेखा साझा करते हैं? पहला और तीसरा, केवल 2 ही आते हैं। ऑप्शन बी में आपको दोनों मिल जाएंगे। पुर्तगाल साझा नहीं करता, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। अगली खबर कहती है कि हाल ही में रूस के सुदूर पूर्वी कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित शिवेलुच ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट की आशंका जताई गई है। तो प्रश्न क्या बना? कमचटका प्रायद्वीप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भाग है। दूसरा, इसके पूर्व में ठंडी क्यूराइल जलधारा प्रवाहित होती है, और उसके बाद इसके दक्षिण पूर्व में कुरिल द्वीप समूह या क्यूरिल द्वीप समूह स्थित है। आपको बताना है कि सही कथन इनमें से कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो समझने के लिए सबसे पहले है वो ये कि कमचटका प्रायद्वीप कहाँ पर है, इसकी लोकेशन जब तक नहीं पता होगी तो हम कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं आएंगे। तो रूस के हिस्से में जब आप देखेंगे तो ये जो आपको प्रायद्वीपीय भाग आगे की ओर निकला हुआ दिख रहा है, ये है कमचटका प्रायद्वीप। अब क्या कहा गया है कि रिंग ऑफ फायर में है। तो रिंग ऑफ फायर की लोकेशन जब आप देखेंगे, इसलिए बड़ा वाला मैप लिया है ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ से कुछ इस तरह से आपको दिख रही होगी प्लेट बाउंड्री,
तो इसके पास स्थित है, ये वाली बात ठीक है, जापान तक जाती है। दूसरा, इसके पूर्व में ठंडी क्यूराइल जलधारा प्रवाहित होती है, तो ये वाली बात भी ठीक है। इसके पूर्व में यहाँ बेरिंग सी के पास से क्यूराइल ठंडी जलधारा आती है, इसको आप इस मैप पर भी देख पाएंगे। इसे ही ओयाशियो भी बोलते हैं, ठीक है। लगभग जापान तक जाती है ये जलधारा, जो कि उत्तर से आ रही होती है, तो ये वाली बात भी सही है। उसके बाद इसके दक्षिण पूर्व में कुरिल द्वीप समूह स्थित है, तो कुरिल द्वीप समूह कहाँ है? ये यहाँ है, ये जापान के उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र, तो ये इसके दक्षिण पूर्व में ना होकर के दक्षिण पश्चिम में आता है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये वाला क्षेत्र है, ठीक। दक्षिण पूर्व यहाँ कहीं होता, लेकिन ये दक्षिण पश्चिम में है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो तीसरा है ये गलत हो जाएगा। क्या पूछा है, कितने सही हैं? तो ऑप्शन बी 1 और 2, दो ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आगे बढ़ें। अगली खबर, हाल ही में चीन ने अमेरिकी नौसेना पर आरोप लगाया है कि उनके बेड़े का एक शिप अवैध रूप से स्पार्टली द्वीप के निकट से गुजरा है। प्रश्न क्या है? एक जलयान कोलकाता से मनीला जाना चाहता है, ऐसे में उसके सबसे छोटे मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सी जलराशि नहीं आएगी? इस बात पर ध्यान देना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों को लेकर के जो खबरों में है। तो ये वाला क्षेत्र वैसे भी अक्सर खबरों में बना रहता है, तो इस क्षेत्र पर नजर डालना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ स्थान दिए हुए हैं, मलक्का जल संधि, अंडमान सागर, दक्षिणी चीन सागर, सुंडा जल संधि और जावा सागर। हमें ये बताना है कि कोलकाता से कहाँ मनीला जाते समय कौन सी जलराशि नहीं आएगी अगर वो सबसे छोटा रूट लेता है। तो कोलकाता से शुरू करें उसको चलाना, यहाँ है कोलकाता, यहाँ से चलना शुरू करेगा और फिर आगे जाएगा अंडमान सागर के पास, और फिर अंडमान सागर के आगे आपको रूट इस वाले मैप में दिखेगा इस तरह से आगे जाते हुए मनीला यानी फिलीपींस की राजधानी पहुंच जाएगा। यहाँ पर उसको क्या क्या मिला? पहला तो अंडमान सागर मिला, ठीक, यहाँ पर। उसके बाद जब वह आगे बढ़ा तो उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाना पड़ा, यानी मलक्का जल संधि से। उसके आगे जब वह पहुंचा तो उसको साउथ चाइना सी के पास से होकर के जाना पड़ा, यानी कि मलक्का, अंडमान और दक्षिण चीन सागर, दो स्थान और बचे, सुंडा जल संधि और जावा सागर। ये कहाँ पर मिलेंगे? ये है सुंडा जल संधि, जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा के बीच में है, इनको अलग करती है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है जावा सागर। तो जावा सागर यहाँ है, जावा के उत्तर में। ये दोनों ऑप्शनल है, मतलब यहाँ से क्यों जाएगा? जब उसको सबसे छोटा रूट लेना है तो यहाँ तक आने की उसको जरूरत नहीं है, यहाँ से ही मुड़ जाएगा। तो इन दोनों विकल्पों को आप छोड़ सकते हैं। तो सही उत्तर में कौन सा आएगा? कौन सी जल राशि नहीं आएगी? तो चौथा और पांचवा नहीं आएगा। अभी के लिए इसमें लगता है विकल्प थोड़े से अलग हो गए हैं, तो इस नहीं को हटा के अगर आएगी वाला से सॉल्व कर ले तो 3 आ जाएंगी, 1, 2 और 3, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। वैसे होना ही चाहिए नहीं आएगी के हिसाब से चौथा और पांचवा, लेकिन विकल्प अलग दे दिए गए हैं, तो आप आएगी के हिसाब से इसका उत्तर ए लगा दीजिए, ये 3 आएंगे। वैसे भी हमें ये देखना है कि कौन कौन से लोकेशन कहाँ पर आते हैं। बेसिकली प्रश्नों को सॉल्व करने का दरअसल मकसद ही ये है कि हम उन जगहों को देख पाएं जो कि चर्चा में बने हुए हैं। तो इस नक्शे में आपको और भी जो क्षेत्र इसके आसपास दिख रहे हैं, जैसे मकस्तर जल संधि या फिर फ्लोरस सी, तो कई सारे ऐसे नाम हो सकते हैं जो अगर अचानक से सामने आएंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि वो स्थान है कहाँ पर। इस हिसाब से आप इसको देख के आगे चलेंगे, ठीक। अगली खबर क्या कहती है कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अल कायदा से जुड़े संगठन अल शबाब के आतंकी हमले के कारण वहां की संसद का सत्र भी स्थगित करना पड़ा। प्रश्न क्या बना? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केप ग्वाडाफुई अफ्रीकी मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी सिरा है। दूसरा, यह अदन की खाड़ी के निकट है। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन यहाँ पर सही है। तो केप ग्वाडाफुई कहाँ पर है, पहले उसको लोकेट कर लें। अफ्रीका का नक्शा देखना पड़ेगा हमें, यहाँ दिया हुआ है फिजिकल, यहाँ पॉलिटिकल। तो केप ग्वाडाफुई आपको यहाँ पर कहीं पर दिखेगा, यहाँ पर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले एरिया में ये वाला क्षेत्र है केप ग्वाडाफुई, ठीक। लेकिन ये इसका सबसे पूर्वी हिस्सा आपको लग सकता है, लेकिन ये है नहीं। आपको इस बड़े नक्शे में यहाँ दिखाई देगा, यहाँ है ग्वाडाफुई, और यहाँ आपको दिखाई देगा एक और क्षेत्र जिसको कह रहे हैं रास जाफून, ठीक। तो रास जाफून वह क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा पूर्व में आता है, खासकर मेन लैंड में। यहाँ पर उसके बाकी आइलैंड्स का जिक्र नहीं है, ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। दूसरा कहा है कि यह अदन की खाड़ी के निकट है, तो ये वाली बात ठीक है, यहाँ ये मौजूद है, और ये है गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, ठीक। तो ये वाली बात सही है।
दूसरा स्टेटमेंट सही है। कौन सा? केवल 2, ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ें। अगली खबर, हाल ही में अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं पर बात करते हुए यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि चीन और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों का स्वर्णिम काल समाप्त हो चुका है। प्रश्न क्या है? यीवू और लंदन रेल मार्ग विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेल वाहक रेल गलियारा है। इस मार्ग पर आने वाले निम्नलिखित देशों का सही क्रम आपको बताना है, यीवू से लंदन की ओर जाने पर, और कुछ देशों के नाम दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख लें, आपको मैप में दिख जाएगा। तो एक सबसे विश्व का दूसरा सबसे लंबा ये रेल मार्ग हो सकता है। यहाँ से यीवू से आप शुरू करेंगे जो कि चीन में है, चीन से आगे बढ़ेगा, फिर आप पहुँचेंगे कजाकिस्तान, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर रशिया, उसके आगे बेलारूस, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद जर्मनी, फिर बेल्जियम, फिर फ्रांस, और फिर जाकर के लंदन। तो यहाँ पर जिन देशों का जिक्र है हमें केवल उनका क्रम बनाना है। तो बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस। यहाँ वापस आए, बेलारूस से शुरू करें, बेलारूस, पोलैंड, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद बेल्जियम और फिर फ्रांस। तो 4, 5, 2, 3, 1 ये आपको दिख जाएगा ऑप्शन बी में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्रम में जो भी देश आएंगे आप उनको देख करके चल सकते हैं, क्योंकि कुछ और देश भी आ सकते हैं। आप चाहें तो इस मैप पर जब आप लोकेट करेंगे तो उन देशों का आप नाम एक बार फिर से याद कर लीजिए, या फिर एक रेखा खींच करके उन देशों को मिला करके देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है। तो एक बार वो जो मैप है आपके दिमाग में आ जाएगा। चलिए, अगली खबर क्या कहती है कि हाल ही में नाटो ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस जाड़े के मौसम को एक हथियार की तरह प्रयोग कर रहा है। तो रूस ने पहले भी कई बार जाड़े के मौसम को हथियार के रूप में प्रयोग किया है। आप बताइए कि कौन कौन से समय काल में ऐसा किया गया है। कोई बात नहीं, एक घटना का जिक्र कर लेते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया था। तब आपको याद होगा कि सर्दियों के मौसम का, उस स्थान का फायदा लेते हुए फिर हिटलर की नाजी सेना वहां पर हटते हुए पीछे हटने लगी थी, क्योंकि वो लोग वहां पर जीत नहीं पाए थे। ऐसा ही एक और वाकया हुआ था, चलिए मैं ही बता देता हूँ, नेपोलियन के दौरान। ठीक है, बहरहाल सवाल पर आते हैं। यह जलवायु प्रदेश 50 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लंबी अवधि का शीतकाल होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में भी औसत तापमान सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। शीत ऋतु में यहाँ अत्यधिक हिमपात होता है, जिससे अनुकूलन के लिए यहाँ विशेष तरह के शंकुधारी वृक्षों से युक्त वनों का विकास हुआ है। यह जलवायु रूस के साइबेरिया और पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों में पाई जाती है। सब कुछ लिख दिया है, बहुत आसान हो गया है। आपको बताना है कि किस जलवायु क्षेत्र की यहाँ पर बात की जा रही है या सबसे उपयुक्त है। तो अगर आप टुंड्रा पर जाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा जमा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग किसी भी तरह की वनस्पति का उगना संभव नहीं होता है। शंकुधारी वृक्षों की बात है तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन डी, यानी टैगा जलवायु आपको मिल जाएगी यहाँ 50 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ बीच का जो भी हिस्सा है ये आपको टैगा जलवायु के रूप में मिल जाएगा। इसके जब आप उत्तर में जाएंगे तो फिर आपको टुंड्रा एरिया मिलेगा। ठीक है, और ब्रिटिश तुल्य कहाँ मिलेगी? इस वाले क्षेत्र में। ठीक, चलिए उत्तर मिल गया ऑप्शन डी। आगे बढ़े। अगली खबर कहती है, हाल ही में छपी एक खबर के अनुसार भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो जाएगा। तो एक जानकारी ये भी है। प्रश्न क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सीमा के निकट स्थित निम्नलिखित द्वीपों एवं द्वीप समूहों को घड़ी की दिशा में व्यवस्थित करना है। घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, इन सभी बातों को आपको एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए इसके बारे में कि कहाँ है। कौन कौन से विकल्प है? कोमोडो, तिमोर, न्यू गिनी या फिर न्यू सेलेडोनिया या फिर न्यू कैलेडोनिया भी बोलते हैं। घड़ी की दिशा यानी इस तरह, घड़ी इस तरह चलती है ना, इस तरह सुइयां घूमती हैं। तो आपको इस क्रम में लगाना है। देखें कौन कौन से हैं। पहले क्या देख लें? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सीमा। तो ये आपको प्लेट यहाँ दिखाई देगी, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो एक समय माना जाता था कि ये प्लेटें जुड़ी हुई हैं, लेकिन समय समय पर विज्ञान बदलता रहता है, रिसर्च आती रहती है। अभी मान करके चलते हैं बीच में कुछ क्रैक्स यहाँ पर हैं। बहरहाल हम इन दोनों प्लेटों को लेकर के चलेंगे, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यहाँ पर कुछ द्वीप समूह मौजूद हैं जिनकी चर्चा यहाँ प्रश्न में की गई है। कोमोडो, तिमोर, न्यू गिनी और न्यू कैलेडोनिया या सेलेडोनिया कहाँ कहाँ है? यहाँ से शुरू करें तो यहाँ आपको मिल जाएगा कोमोडो आइलैंड। ठीक, उसके बाद तिमोर कहाँ है?
यहाँ है, ठीक। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी, इस वाले क्षेत्र में ये वाला हिस्सा है इतना। उसके बाद फिर न्यू कैलेडोनिया या सेलेडोनिया जो फ्रांस का एरिया है। जब आप घड़ी की सुई की दिशा मिलाएंगे तो इस तरह से घूमता हुआ आपको मिलेगा। क्रम क्या है? 1 2 3 और 4, ठीक। ऑप्शन ए में ये सभी मौजूद हैं, ये इसका सही क्रम है। इस तरह और भी कई सारे क्षेत्र मिलाए जा सकते हैं, लेकिन हमने एक सवाल खबर के आधार पर बनाया है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। किसी दिन आपको समय मिले तो फुर्सत से इनको एक एक करके जरूर पढ़ लीजिएगा कि कभी किसी भी द्वीप के बारे में कोई सवाल आ जाए। वैसे भी विश्व के नक्शे में जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड है, बस बशर्ते हम उन पर ठीक से ध्यान देते रहें और बार बार उनको देखें, तब हमें वो याद होंगे कि वो कहाँ पर हैं। वरना कई बार 2-3 नाम ऐसे होंगे जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न होती ही रहेगी, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगली खबर कहती है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने हाल ही में कहा है कि पाकिस्तान की सीमा के निकट इस साल 16 ड्रोन उन्होंने मार गिराए, यानी कि उस समय मार गिराए गए बीएसएफ की तरफ से। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। दूसरा, भारत कम से कम 5 देशों के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। ये प्रश्न वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और पूछा जा सकता है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। स्टेट पीसीएस में भी इसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भारत के आसपास कौन कौन से देश हैं ये हमें वैसे भी जानने हैं, तो बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहले में क्या कहा है? स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ। तो देख लेते हैं भारत का नक्शा आपके सामने। पहला देश पाकिस्तान, यहाँ से शुरू करें। दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश और सातवां म्यांमार। 7 देश हो गए। पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा देखें, कम से कम 5 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो पहला पाकिस्तान, ठीक, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा मालदीव, चौथा श्रीलंका, अब पांचवा म्यांमार। 5 हो गए। अब 2 और हैं। छठा है थाईलैंड, यहाँ अंडमान सागर के पास, और सातवां ये इंडोनेशिया, ठीक है। तो 7 देशों के साथ अपनी जलीय सीमा भी साझा करता है। कहा है कम से कम 5, तो स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी में ये उत्तर मिल जाएगा कि दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। अगली खबर, हाल ही में केरल की कैबिनेट ने राज्यपाल के राजकीय विश्वविद्यालयों के पदेन कुलपति होने के प्रावधान को बदलने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित नदियों पर आपको विचार करना है। कल्लदा या कल्लादा, पंपा, भारतपुझा, चेलियार। आपको बताना है कि कितनी नदियां केरल में प्रवाहित होती हैं। तो केरल से जुड़ी हुई नदियों पर चर्चा की जा सकती है उसके खबरों में रहने पर। कौन कौन सी हैं? कल्लदा नदी कहाँ है? वो आपको यहाँ मिलेगी, इस वाले क्षेत्र में, तरह से, ठीक। ये है कल्लदा। फिर उसके उत्तर में आपको मिलेगी पंपा, इस तरह से। मैं मार्क इसके फ्लो के क्रम में नहीं कर रहा हूं, केवल आपको इंगित करने के लिए। उसके उत्तर में जाएंगे तो फिर आपको मिलेगी पेरियार, ठीक। उसके उत्तर में भरतपुझा, उसके ऊपर चेलियार, और ये सभी केरल में ही हैं, ठीक है। तो ये जो चारों हैं विकल्पों में, सभी 4 इसका सही उत्तर हो जाता है, ठीक। कोई और नाम भी आ जाए, जैसे कि पेरियार एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो उसको भी याद रखिए, केरल में ही है। चलिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा नागालैंड में 23वें हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉर्नबिल पक्षी को लेकर के सवाल बन सकता है। हॉर्नबिल उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में पाया जाने वाला पक्षी है। दूसरा, यह पूर्वोत्तर भारत के अतिरिक्त पश्चिमी हिमालय के तराई क्षेत्रों और पश्चिमी घाट श्रेणी के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। आपको बताना है कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। तो पहला देखिए, हॉर्नबिल उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। जी हाँ, ये वाली बात एकदम ठीक है कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। तो आपको ये दिखाई देगा कि भारत के अंतर्गत लगभग काफ़ी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो इस श्रेणी में आता है, जिसमें पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र भी शामिल है। खासतौर से पूर्वी घाट वाला क्षेत्र कम आता है, ठीक। अब हॉर्नबिल की अगर आप लोकेशंस को देखेंगे तो उसी क्रम में आपको भारत में अलग अलग स्थानों पर हॉर्नबिल दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ अलग अलग जो रंग दिए हुए हैं, उसका मतलब ये है कि हॉर्नबिल की एक प्रजाति नहीं, कई सारी प्रजातियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद हैं। जैसे कि पश्चिमी घाट वाला, अगर आप ये वाला क्षेत्र देखें
तो यहाँ आपको अलग अलग रंग से कई सारे हॉर्नबिल दिखेंगे। इसमें प्रमुख आपको दिख रहा होगा हल्का हरा रंग और आसमानी रंग और लगभग पीला या हल्का ऑरेंज सा कलर। तो जो ऑरेंज सा है वो है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ठीक। जो आसमानी है वो है मालाबार पाइड हॉर्नबिल और जो हरे रंग से है वो है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। तो ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और जो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है वो लगभग पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद है। आप पूर्वी घाट वाला क्षेत्र देखेंगे तो बहुत कम, मतलब एक दो ही ऐसा क्षेत्र मिलेगा जहां पर ये मौजूद होंगे। अगर आप उत्तर पूर्वी भारत को देखेंगे तो यहाँ पर आपको गुलाबी रंग वाले हॉर्नबिल ज़्यादा दिख रहे हैं जो कि ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल हैं, ठीक है। उसके अलावा जो डार्क हरे रंग से आपको दिख रहा है वो है व्रेथेड हॉर्नबिल और आपको जो ब्लैक कलर से दिख रहा है जो कि सिक्किम के पास बहुत ज़्यादा या सिक्किम के दक्षिण में हम कहें दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, यहाँ पर है रूफस नेक्ड हॉर्नबिल, ठीक है। तो कई सारे हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट जो है दोनों ही सही हैं और यहाँ कहा गया कौन से सही नहीं है, तो दोनों ही सही है। इस आधार पर ऑप्शन डी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली खबर। हाल ही में एक प्रशासनिक मीटिंग के बाद पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शीघ्र ही राज्य के 2 नए जिलों की घोषणा करेंगी। प्रश्न क्या है? भारत का यह राज्य अपनी जलवायवीय विविधता के कारण अनूठा है, ठीक। इस राज्य में जहां 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक बसे हिल स्टेशन हैं, वहीं पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध कुछ समुद्री तट भी हैं। साथ ही इस राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार भी है और यह एक ट्रांस नेशनल यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का गवाह भी है। अब आपको बताना है कि जो विवरण दिया है ये किस राज्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है कि यहाँ 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक बसे हिल स्टेशन है, दूसरा यहाँ पर तट भी है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर आपको ये दोनों विशेषताएं दिखती हैं? ये है पश्चिम बंगाल, ठीक। यहाँ पर आपको दार्जिलिंग के पास वाले क्षेत्र में 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हिल स्टेशन मिल जाएंगे और जब आप इसके दक्षिण की ओर आएंगे कलकत्ता साइड, तो यहाँ आपको कई सारे ऐसे समुद्री तट हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे एक का नाम ले, दीघा बीच। तो इन दोनों से ये पता चला आपको। उसके बाद और क्या विशेषता है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार भी है और यह एक ट्रांसनेशनल यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का गवाह है। यहाँ आपको दिख जाएगा इसका एक क्षेत्र जिसको कहते हैं पुरुलिया। ये पुरुलिया आपको दरअसल जो पठारी क्षेत्र है उसका हिस्सा है। पहले कहा गया था कि इसको झारखंड वाले क्षेत्र में शामिल कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल ये पश्चिम बंगाल के पास है। तो ये आपका किसका हिस्सा हो गया? प्रायद्वीपीय पठार का भाग हो गया। उसके बाद जो ट्रांसनेशनल विश्व विरासत स्थल की बात आती है वो आपको सुंदरबन वाला क्षेत्र यहाँ मिल जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में भी फैला है और साथ साथ बांग्लादेश तक भी जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। बहुत आसान हो गया अब इसको सॉल्व करना। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई ये सभी विशेषताएं हैं। चलिए कुछ इस तरह से भी चीज़ों को सोच करके आपको चलना है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी है। किसको दी है? हिमालयी याक। क्या कहा है? खाद्य पशु, जैसे कि गाय, भैंस या फिर इस तरह के जीव होते हैं जिनसे मिलने वाले उत्पाद खाने के लिए सुरक्षित माने जाते हैं, वैसे ही उन्होंने याक को भी कहा है कि इससे मिलने वाले उत्पाद भी अब सुरक्षित हैं। तो किन राज्यों में याक पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। तो आपको इस बारे में ये समझना है कि याक कहाँ पाए जाएंगे जहाँ की ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक होगी या फिर इतनी होगी। तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनकी ऊंचाई इतनी है? अरुणाचल है, हिमाचल है, सिक्किम है, उत्तराखंड है। बस पश्चिम बंगाल को आप छोड़ सकते हैं, ठीक। तो सही कूट का अगर आप चुनाव करेंगे तो चौथा हटा दीजिए। 1, 2, 3 और 5 कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? अरुणाचल, ठीक, यहाँ हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम। इसके अलावा जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी ऊंचाई इतनी हो जाती है। तो उत्तर में ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2014 से लिया गया है, सेट ए का यह प्रश्न है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक
10 डिग्री जलमार्ग यानी 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप या फिर सुमात्रा एवं जावा। तो इसका सही उत्तर आप सबको पता है, अंडमान एवं निकोबार, जो कि 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। यहाँ वाला जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है अंडमान का है। इसका दक्षिणतम द्वीप या फिर दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान और फिर 10 डिग्री चैनल। उसके बाद फिर कार निकोबार से निकोबार द्वीप की शुरुआत हो जाती है। अलग कौन कौन से हुए 10 डिग्री चैनल से? अंडमान और निकोबार। नज़दीकी द्वीप कौन से हैं? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए अब देखें आज के लिए आपको दिया जाने वाला अभ्यास प्रश्न। डेरियन गैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, डेरियन गैप के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच का एक भौगोलिक क्षेत्र है। दूसरा, दुर्गम भू आकृति के कारण इस क्षेत्र में परिवहन का अत्यंत सीमित विकास दिखता है। तीसरा, पैन अमेरिकी हाईवे जो अमेरिकी महाद्वीप के अधिकांश देशों को जोड़ता है इस क्षेत्र से गुजरता है। और चौथा, इस क्षेत्र की दुर्गमता मुख्यतः अत्यधिक वर्षा एवं संबंधित कारणों से है। तो कोशिश कीजिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की, इस बात की चिंता किए बिना कि वह सही होगा या गलत होगा। इस प्रश्न का उत्तर हम अगले सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए और जिन प्रश्नों पर हमने अभ्यास किया है उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह सेशन आपके लिए कितना मददगार साबित हो रहा है। तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।